आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं देसी S-400 के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स थी, उसमें हमने कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी देखी। अभी तक कई लोग ऐसे थे जिनको भारत के एयर डिफेंस कैपेबिलिटी पर संदेह था। उन्हें इस चीज़ पर संदेह था कि क्या भारत बिना विदेशी उपकरणों की सहायता से खुद को डिफेंड कर सकता है। तो फाइनली पाकिस्तान रूपी टेस्ट फील्ड में हमें ये चीज़ टेस्ट करने को मिल गई, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले तो पहलगाम अटैक किया। उसके बाद जब भारत ने जवाब दिया तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई में जो तुर्की के ड्रोन्स हैं उनको भारत भेजना शुरू किया। उन्हें यह लगा था कि उनके ड्रोन ठीक उसी प्रकार जाएंगे जैसा कि रशिया यूक्रेन वॉर या गाजा इसराइल के युद्ध में उनको देखने को मिला था, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। भारत के पुख्ता एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उन्हें या तो सीमा पे ही गिरा दिया या फिर पाकिस्तानी सीमा के अंतर्गत ही जाकर ठोक दिया, और ये चीज़ पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। लेकिन इसमें हमें जो अनसंग हीरोज हैं वो देखने को मिले। इसमें शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा था कि भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ सिर्फ एयरक्राफ्ट और एवैक्स के अगेंस्ट किया जा रहा था, और जो हमारे बाकी के काम है वो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, समर एयर डिफेंस सिस्टम और L-70 जैसी जो गन्स हैं उनकी सहायता से किया जा रहा था। इसमें शिल्का भी शामिल था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें देखने को मिला हरियाणा में। आपको याद है, अभी परसों पाकिस्तान ने भारत की कार्रवाई का जवाब देते हुए जो फतेह-2 मिसाइल है इसको हरियाणा के तरफ लॉन्च किया, जहां पर इससे पहले कि ये दिल्ली, क्योंकि टारगेट दिल्ली था तो इससे पहले कि ये दिल्ली पे लैंड कर पाती, इसको हरियाणा के सिरसा के ऊपर इंटरसेप्ट कर लिया गया। जब ये इंटरसेप्शन हुआ तो लोगों के मन में अर्धरात्रि से ये प्रश्न था कि आखिरकार ये कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है। शुरुआत में माना जाने लगा कि ये काम आकाश ने किया है और आकाश ने ही फतेह को वहां पर डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन सुबह होते होते तो तस्वीर क्लियर हो गई और हमें एक अनसंग हीरो के बारे में पता चला। वो डिफेंस सिस्टम कोई और नहीं था बल्कि था MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसने सक्सेसफुली पाकिस्तानी जो फतेह-2 मिसाइल है उसको ना सिर्फ इंटरसेप्ट किया बल्कि पाकिस्तान के उस डिल्यूजन को तोड़ दिया जो उन्होंने इस मिसाइल के इर्द गिर्द बनाया था। क्योंकि पाकिस्तानी एक्सपर्ट की बात माने, पाकिस्तानी एनालिस्ट की बात माने, पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों की बात माने, तो वो ये दावा करते थे कि फतेह-2 जो कि 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ आती है, ये भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ध्यान में रखकर लॉन्च करी गई है और ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकती है। खैर, S-400 तो इनके औकात से बहुत बाहर है, लेकिन ये मिसाइल जो MRSAM का कवच है उसको ही भेदने में सक्षम नहीं रही और भारत ने हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ इनको हिट किया है। फतेह-2 बेसिकली एक फ्लैट ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है और पाकिस्तानी एनालिस्ट इसी चीज़ को लेकर ढिंढोरा पीटते हैं कि ये रडार के लिए ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल है। जिस मिसाइल को ये रडार के लिए ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल बता रहे थे, उसको MRSAM ने एकदम कच्चे तरबूज के जैसे चबाकर फेंक दिया और इसके लिए पाकिस्तान में इस समय सन्नाटा छाया है। अब पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि डिनाई करना इनके DNA में है, इनके घर में अगर बच्चे भी पैदा होते हैं तो पहले मना कर देता है बाप कि हमारे नहीं है, तो ये चीज़ तो पाकिस्तान के DNA में है। तो पाकिस्तान ने एज़ यूजुअल वैसा ही किया। पहले उन्होंने डिनाई किया कि उनकी जो मिसाइल्स हैं उन्होंने टारगेट को हिट किया। अच्छा, इनको लोकेशन भी पता नहीं है। इनका ये मानना है कि इनकी मिसाइल्स ने भारत के पूरा का पूरा जो एयर बेस है वो उड़ा दिया और उसकी एक तस्वीर भी इंटरनेट पे नहीं आई। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो या तो किसी वीडियो गेम की आ रही हैं या किसी दुकान में लगी आग की आ रही हैं या फिर गाज़ा और ईरान में जो आग लगी थी उसको लेकर सामने आ रही है। भारत की एक भी क्रेडिबल फोटो या वीडियो इनके पास नहीं है जो कि इनके क्लेम को साबित कर सके। लेकिन भारत ने हर अटैक का एक क्रेडिबल एविडेंस दिया है। भारत ने जिस प्रकार सजा दिया है 11 एयरबेसेस को, ये पाकिस्तान जन्म जन्मों तक नहीं भूल पाएगा। आप MRSAM को लेकर कितना खुश हैं और क्या अब आपको लगता है कि भारत के लिए यही सही समय है कि MRSAM से आगे जो हमारा ERAD प्रोग्राम है यानी एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है, इसका डेवलपमेंट को हमें तेज़ करना चाहिए और निस्संदेह करना ही चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत हमारे पास एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होगी जो कि 350 से लेकर 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ आएगी। वहीं लॉन्ग रेंज रेडार्स भी लंबी दूरी से ही एनिमी थ्रेट्स को काउंटर करने में सक्षम होंगे। साथ साथ भारत को इस युद्ध ने एक सीख भी दे दी है कि आने वाले भविष्य में हमें अत्यधिक छोटे ड्रोन्स मिल सकते हैं, जिस प्रकार हमें देखने को मिले, तो उनसे कैसे निपटना है इसकी तैयारी भी भारत को करनी होगी। हालांकि भारत ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम और जो
सेल्फ प्रोपेल गन्स हैं इनको डिप्लॉय तो किया हुआ है, लेकिन अब हमें और अत्याधुनिक जो सॉल्यूशंस हैं इनके तरफ देखना होगा कि कैसे इन हम छोटे थ्रेट्स को काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि छोटे ड्रोन्स बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं और ये बात भारत ने करके दिखाई है। भारत ने लाहौर जैसे जो एयर बेसिस हैं वहाँ पर ड्रोन्स की सहायता से बहुत बड़ी तबाही मचा रखी है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। पाकिस्तान से चल रहे गतिरोध के बीच में ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के एक बड़ा निर्णय लिया गया है। दरअसल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो कि भारतीय सेना में या भारतीय वायुसेना में तकरीबन 30 से ज़्यादा की संख्या में इस समय ऑपरेशनल है। इनमें IOC और FOC दोनों स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट शामिल हैं। तो इनको लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय इनको एक मेजर अपग्रेड से गुजार रही है। और ये अपग्रेड कोई आम अपग्रेड नहीं है, क्योंकि इन अपग्रेड के अंतर्गत लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को जो अपग्रेडेड इंटेलिजेंस सिस्टम है इनसे इक्विप किया जा रहा है और जो नए स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम है उनसे इनको इंटीग्रेट किया जा रहा है, ताकि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी इनकी इन्हेंस हो सके। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ हैं वो भी यहाँ पर इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। सबसे खास बात ये है कि ये अपग्रेड आपको जो इनिशियल ऑपरेशन कैपेबिलिटी और फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी वाले जो वेरिएंट्स हैं दोनों में देखने को मिलेगा। और इसके लिए भारतीय वायुसेना लगातार प्रोग्राम को मॉनिटर भी कर रही है। भारतीय वायुसेना इस समय 31 तेजस मार्क 1 को ऑपरेट करती है। इनमें 16 IOC और 15 FOC वेरिएंट शामिल हैं और इसके 2 स्क्वाड्रन इस समय भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल है। पहली है स्क्वाड्रन 45 जिसको हम फ्लाइंग डैगर्स के नाम से जानते हैं। दूसरी है स्क्वाड्रन 18 जिसको हम फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से जानते हैं और ये सुलूर एयरफोर्स स्टेशन में ऑपरेशनल है। तेजस मार्क 1 की बात करें तो ये अपने कैटेगरी का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट माना जाता है और इसमें जो आर्मरी या वेपनरी यूज़ की गई है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो इसे अपने कैटेगरी के दूसरे फाइटर्स से काफ़ी ज़्यादा आगे बनाती है। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न होगा कि इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्या लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस यूज़ किए गए? तो जी हाँ, कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लगातार ऑपरेशनल थे और इन्होंने इस कॉम्बैट को ज्वाइन भी किया है। हालांकि स्ट्राइक मिशन में थे या नहीं उसकी हम जानकारी नहीं दे सकते, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन स्पष्ट है कि आने वाले भविष्य में ये भारतीय वायुसेना की बैकबोन को फॉर्म करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द ही भारत को जो पहला तेजस मार्क 1A है ये मिलने वाला है। और जनरल इलेक्ट्रिक ने पहले भी कंफर्म कर दिया है कि अब इंजन डिलीवरी सुचारू रूप से चलती रहेगी, जिसका मतलब ये है कि नियमित अंतराल में भारतीय वायुसेना को जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर किए जाते रहेंगे। और कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक बड़ी अपडेट थी जो शायद मिस हुई, वो ये थी कि नासिक प्रोडक्शन लाइन से जो पहला तेजस मार्क 1A है उसको रोल आउट कर दिया गया है और नासिक प्रोडक्शन लाइन ने ये भी कंफर्म किया है कि वो युद्ध के स्तर पर जाकर के तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो कि भारत के हित में होगा। तो आने वाले निकट भविष्य में हमें और भी जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है तेजस के क्षेत्र में वो देखने को मिल सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, भारत ने तेजस पर ज़्यादा भरोसा दिखा करके अच्छा किया या नहीं किया? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और आप पाकिस्तान की हरकत को किस प्रकार देखते हैं आप इस पर भी टिप्पणी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।